नेक्स्ट हम बात करते हैं यार 8 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स की। सबसे पहले तो जो इंडिया एनर्जी स्टैक है इसके बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ने जो डेवलप कर रहा है इंडियन एनर्जी स्टैक, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर बनाया जा रहा है, जो कि क्या करेगा, जो एनर्जी सेक्टर है उसको डिजिटली ट्रांसफॉर्म करेगा। तो उसके बारे में बात करें, इंडिया एनर्जी स्टैक सो इसकी ओवरव्यू एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करें एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात करता है यार एनर्जी सेक्टर के अंदर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात करता है ये। मिनिस्ट्री ऑफ पावर का इनिशिएटिव है ये। मिनिस्ट्री ऑफ पावर का इनिशिएटिव है ये। एंड ये जो इलेक्ट्रिसिटी के जो डाटा है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डाटा, उसको सिक्योर करने के लिए बनाया गया। सिक्योर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डाटा एंड जो स्टैंडर्डाइजेशन है अक्रॉस यूटिलिटीज़, वो हमको यहाँ पे जो ये एनर्जी स्टैक है उससे हमको देखने को मिलेगा। ऑल्सो इट इम्प्रूव पावर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। एआई ड्रिवन मैनेजमेंट को ये क्या करेगा, एनेबल करेगा। एनेबल एआई ड्रिवन मैनेजमेंट, जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन है उसको ये सपोर्ट करता है यार। बाकी जो की फीचर्स की बात करें तो इंडिया एनर्जी स्टैक के अंदर जो इंटरऑपरेबिलिटी है, इसके अंदर कॉमन डिजिटल स्टैंडर्ड्स बनाने की बात की गई। कॉमन डिजिटल स्टैंडर्ड्स बनाने की बात की गई। एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाएंगे फॉर स्टेक होल्डर्स। यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाएंगे फॉर स्टेक होल्डर्स। जो डाटा शेयरिंग है उसको सिक्योर करेंगे यार। सिक्योर डाटा शेयरिंग, जिसमें प्राइवेसी प्रोटेक्शन करेंगे। कंसेंट बेस्ड एक्सेस को बढ़ावा देंगे। वेरीफाइबल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं यहाँ पे। जो फेडरल डिज़ाइन है, इसके अंदर करंट लिस्ट है ना, कंकरेंट लिस्ट के साथ अलाइड करेंगे जो एनर्जी स्टैक है उसको। कंकरेंट
लिस्ट अलाइनमेंट की बात करते हैं, स्टेट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी पे ध्यान देंगे। एंड जो ओपन डिजिटल आर्किटेक्चर है, ओपन डिजिटल आर्किटेक्चर है, इसके ऊपर ध्यान देना है। बाकी जो इंडिया एनर्जी स्टैक के बेनिफिट्स की बात करें तो इकोनॉमिक बेनिफिट की बात करें तो कॉस्ट को कम करता है, लोअर कॉस्ट एंड रिड्यूस जो टी&डी लॉसेस हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो एनर्जी सेक्टर में जो लॉसेस होते हैं उसको ये कम करता है यार। लोअर कॉस्ट एंड रिड्यूस टी&डी लॉसेस। गवर्नेंस की बात करें तो डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग की बात करता है ये। कंज्यूमर्स की बात करें तो जो स्मार्ट मीटरिंग है एंड क्विक ग्रीवांस रिड्रेसल है उसको ये प्रमोट करता है। जो इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स की बात करें, इंडिया एनर्जी स्टैक के इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स की इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंटीग्रेट करता है यार ये। एआई इकोनॉमी की बात करें तो ये सपोर्ट करता है, सपोर्ट डाटा सेंटर्स एंड स्मार्ट ग्रिड्स। ये बेनिफिट्स की बात की इंडिया एनर्जी स्टैक के। बाकी चैलेंजेस भी हैं यार। चैलेंजेस की बात करें डाटा गवर्नेंस में हेल्प होगा यार, राइट। साइबर सिक्योरिटी एंड ओनरशिप के अंदर डाटा गवर्नेंस में हेल्प होगा, साइबर सिक्योरिटी एंड ओनरशिप में हेल्प होगा। इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो हेल्प होगा बोलते हैं। ये डाटा गवर्नेंस एक बहुत बड़ा चैलेंज है यार, साइबर सिक्योरिटी एंड ओनरशिप इशू हमको देखने को मिलता है। बाकी जो इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन है, हमको बहुत ज़्यादा जो मल्टीपल मिनिस्ट्रीज़ हैं एंड जो रेगुलेटर्स उनको जो कोऑर्डिनेट करना एक चैलेंज है। मल्टीपल मिनिस्ट्रीज एंड रेगुलेटर्स की बात करें, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके अंदर जो स्मार्ट मीटर्स की कमी है वो एक चैलेंज है यार। फाइनेंशियल स्ट्रेस हमको देखने को मिल रहा है। लाइक जो डिस्कॉम्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जो कंपनीज हैं, एंड जो AT&C लॉसेस हैं वो एक तरह से पैसा बहुत ज़्यादा खींच लेते हैं। एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल जो लॉसेस हैं वो एक तरह से फाइनेंशियल स्ट्रेस क्रिएट करते हैं यार। ओके, तो ये चैलेंजेस हैं, तो हमको करना क्या, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड यार। व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, एक्सपांड करना होगा स्मार्ट मीटरिंग को,
एक्सपांड स्मार्ट मीटरिंग लाइक RDSS जो है उसको एक्सपांड करने की ज़रूरत है। मतलब रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को यहाँ पे रिवैम्प करने की ज़रूरत है, या डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करना होगा। स्ट्रेंथन डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क, डिजिटल कैपेसिटी बिल्डअप करने की ज़रूरत है यार वर्कफोर्स में। बिल्ड डिजिटल कैपेसिटी इन वर्कफोर्स, जो डिस्कॉम्स हैं उनको इम्प्रूव करना होगा, जिससे फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा होगा यार। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको इम्प्रूव करना होगा उनके फाइनेंशियल हेल्थ को। AI एनेबल्ड स्मार्ट ग्रिड को प्रमोट करने की ज़रूरत है यार। प्रमोट AI एनेबल स्मार्ट ग्रिड। एंड जो एनर्जी प्लानिंग है उसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है फॉर नेट ज़ीरो। इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग फॉर नेट ज़ीरो। बाकी जो पावर सेक्टर के यहाँ पे अचीवमेंट्स हैं उसकी बात करें, देखो भाई यूनिवर्सल एक्सेस अब यहाँ पे एनर्जी का मिलता है यार, तो रूरल सेक्टर एंड अर्बन सेक्टर से उसमें मिल जाता है। एंड सबसे ज़्यादा जो सिंक्रोनस ग्रिड है वो इंडिया में है यार। वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंक्रोनस ग्रिड कहाँ पे है? इंडिया में है। एंड 50% जो नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी जो है वो हमने अचीव कर लिया है। जो एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है 50% नॉन फॉसिल फ्यूल से हम बनाते हैं। ये मेजर अचीवमेंट्स हो गए पावर सेक्टर के। पावर सेक्टर अचीवमेंट्स की बात करें तो जो यूनिवर्सल एक्सेस है वो हमको देखने को मिलता है। हर आदमी जो है एक्सेस कर सकता है पावर का। वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंक्रोनस ग्रिड हमको देखने को मिलता है यार। फिफ्टी परसेंट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटीज अचीव। हमने जितना सोचा टारगेट उसको पहले ही हमने अचीव कर लिया यार। 50% नॉन फॉसिल कैपेसिटी अचीव्ड अर्ली। ये हमने बात की अबाउट दी इंडिया एनर्जी स्टैक की। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट दी यूनियन मिनिस्ट्री ने जो यहाँ पे मतलब जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो रिलीज़ किया था यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, जो यहाँ पे लॉन्च किया है। इसका जो रिपोर्ट 2025-26 का उसके बारे में बात करें सो UDISE प्लस रिपोर्ट 2025-26 की बात करें एंड जो इंडियन एजुकेशन है दोनों को रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। UDISE प्लस रिपोर्ट की बात करें सबसे पहले तो यहाँ पे UDISE के बारे में बात करें अबाउट UDISE प्लस। सो ये एक इंडिकेटेड यहाँ पे EMIS प्लेटफॉर्म बना है ना। इंटीग्रेटेड EMIS प्लेटफॉर्म है यार। ये जो UDISE है UDISE प्लस के बारे में बात करें तो ये इंडिया का एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसको डेवलप किसने किया था? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेचर की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। सो UDISE का फुल फॉर्म क्या है भाई? इट इज़ अ यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एजुकेशन प्लस। तो यहाँ पे ये क्या है कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन मैनेजमेंट
ना, EMIS इंटीग्रेटेड एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, डिज़ाइन इंटीग्रेटेड एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म, जो कि इसके अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट के अंदर आता है एंड इट कवर्स अराउंड 14.8 लाख स्कूल्स, कवर्स अराउंड 14.8 लाख स्कूल्स, जो यूनिक 11 डिजिट कोड आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है यार, ये यूनिक 11 डिजिट कोड आइडेंटिफिकेशन करता है, मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटा ट्रैकिंग करने का एक सिस्टम है यार ये, ठीक है। एक तरह से ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स लाइक जनरेट करते हैं इन्फॉर्मेशन, जो कि क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कैसा है, नेट एनरोलमेंट रेशियो कैसा है, पीपल टीचर रेशियो कैसा है, ड्रॉप आउट रेट कैसा है, ये सब को यहाँ पे हम एसेस कर सकते हैं इसके थ्रू। सो इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डाटा ट्रैकिंग में हेल्प करता है ये। बाकी जो की फाइंडिंग्स है 2025-26 की बात करें, की फाइंडिंग्स 2025-26 की बात करें तो जो स्टाफ टीचर स्टाफ है, ये यहाँ पे कितने टीचर्स हैं, टोटल 1.02 लाख 1.02 करोड़ टोटल टीचर्स हैं। सबको आप इस्तेमाल कर सकते हो एजुकेशन के अंदर, है ना। 8.3% वर्क फोर्स जो है वो वर्क फोर्स में इंक्रीज देखने को मिला है। एंड पीपल टू टीचर रेशियो, वो हमारे पास जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्टैंडर्ड से ज़्यादा अच्छा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो स्टैंडर्ड है उससे ज़्यादा अच्छा है यार ये, है ना। की फाइंडिंग्स अगर हम बात करें तो पीपल टू टीचर रेशियो जो है फाउंडेशनल एज में 10 है, टू पार्टिसिपेटरी स्टेज एंड 17 एट द मिडिल एंड 21 एट द सेकेंडरी स्टेज, जो कि अच्छा है भाई। एंड ऑल्सो हमारे पास जो 8.3% जो है वो हमको ज़्यादा देखने को मिले टीचर्स यार 2022-23 से बढ़े हैं, ठीक है। ड्रॉप आउट रेट रिड्यूस हुआ है। टीचर स्टाफ की बात करें तो स्टूडेंट परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो ड्रॉप आउट रेट्स यहाँ पे कम हुए हैं, लोअर ड्रॉप आउट रेट्स, हायर सेकेंडरी रिटेंशन हमको यहाँ पे देखने में, सेकेंडरी एजुकेशन में ज़्यादा लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हायर सेकेंडरी रिटेंशन दैट इज़ 51.9% जो है, अब लोग यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल में जा रहे हैं, ड्रॉप आउट कम हुआ है। एक तरह से ट्रांजिशन रेशियो जो है वो इम्प्रूव्ड हुआ है, और ट्रांजिशन रेट्स यहाँ पे इम्प्रूव हुए हैं। जो सेकेंडरी GER है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जो सेकेंडरी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो मतलब इम्प्रूव ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हमको देखने को मिला है सेकेंडरी स्टेज में जो है ना। मतलब प्राइमरी से जो सेकेंडरी में यहाँ पे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ज़्यादा है, मतलब 71% यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ, पहले से 68 से 71 हो गया। सो इम्प्रूव ट्रांजिशन रेट्स एंड इंक्रीज सेकेंडरी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। पहले कितना था यार, 71.1 हो गया पहले, यहाँ पे ये 68.5% था सेकेंडरी में। सेकेंडरी जो है ना, मतलब 6 से लेके 10 तक। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है 71.7% है।
उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 95% प्लस स्कूल्स में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एंड सेफ वाटर है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 95% प्लस स्कूल में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एंड सेफ वाटर है। 98% जेंडर स्पेसिफिक टॉयलेट्स हमको देखने को मिले, मतलब मेल और फीमेल के लिए अलग अलग। 98% स्कूल्स में जेंडर स्पेसिफिक टॉयलेट्स है ना। 69.9% में कंप्यूटर एक्सेस है इतने परसेंट स्कूल्स में। 67.4% स्कूल्स में यहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है ना। 90% स्कूल में लाइब्रेरी अवेलेबल है यार। 90.5% ये डाटा बहुत ज़रूरी है यार, यहाँ पे ऐसे भी आता है तो वहाँ पे आप इन डाटा का इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी जो एफिशिएंसी एंड इंक्लूसिविटी की बात करें, यहाँ पे जो फाइंडिंग्स आई हैं UDISC के अंदर, एफिशिएंसी एंड इंक्लूसिविटी की बात करें 54.9% यहाँ पे फीमेल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला, जो कि यहाँ पे पहले से बढ़ा है यार। जो फीमेल रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ा है। फीमेल टीचर्स जो हैं है ना 54.9% है यहाँ पे, पहले 54.2% थे तो यहाँ पे। एंड जो गर्ल्स का जो एनरोलमेंट है वो भी बढ़ा है यार, यहाँ पे 4 मतलब थोड़ा सा ही बढ़ा है, 48.3 से 48.4 हुआ है। बट एक तरह से ग्रेजुअल प्रोग्रेस टुवर्ड जेंडर पैरिटी इन एजुकेशन हमको देखने को मिला। फीमेल टीचर्स यहाँ पे बोला जा रहा है 54.9% फीमेल टीचर्स हैं। 58.2% डिसेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी मतलब रैम्स हमको देखने को मिले इतने परसेंट स्कूल्स में। सिंगल टीचर्स जो स्कूल्स हैं इसमें एक ही टीचर थे, सही स्कूल्स कम हुए हैं यार। सो रिडक्शन इन सिंगल टीचर स्कूल्स एंड 29% ड्रॉप आउट्स हमको देखने को मिला। जो जीरो एनरोलमेंट स्कूल है वहाँ पे, मतलब ऐसे स्कूल जिसमें कोई जा नहीं रहा था तो उसमें ड्रॉप्स देखने को मिला यार। 29% ड्रॉप इन ज़ीरो एनरोलमेंट स्कूल्स। तो ये हमने बात की अबाउट की फाइंडिंग्स की। बाकी जो चैलेंजेस हैं, की चैलेंजेस की चैलेंजेस की बात करें तो परसिस्टेंट है ना फीमेल है ना। यहाँ पे चैलेंजेस के अंदर जो है परसिस्टेंट रहा है यार। जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के जो गैप्स हैं वो हमको देखने को मिले, मतलब लर्निंग आउटकम्स ठीक से नहीं आ रहे हैं। एजुकेशन क्वालिटी जो है डिफरेंट है हर स्टेट्स में। सो परसिस्टेंट FLN गैप्स जो है फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी गैप्स देखने को मिले। रीजनल एंड सोशल डिस्पैरिटीज हमको देखने को मिल रहे हैं यार। रीजनल एंड सोशल डिस्पैरिटीज देखने को मिल रहे हैं ना। 30% डिजिटल डिवाइड है, मतलब है ना जहाँ पे पैसा, मतलब जहाँ पे एजुकेशन जो है 30% स्कूल्स में कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है, तो 1/3 जो है एक तरह से इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो जिसकी वजह से किसी को एक्सेस मिल रहा है डिजिटल एजुकेशन का, किसी को नहीं मिल रहा है। तो ये डिजिटल डिवाइड ही तो है यार, है ना। सेकेंडरी लेवल जो है डिसकंटिन्यूस हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
ना कम हुआ है लेकिन अभी भी है ना यार, ठीक है। सेकेंडरी लेवल जो है डिसकंटिन्यूएंस, जिसमें जो लोग हैं डिस्पाइट इम्प्रूवमेंट, जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है 71.7% है, रिटेंशन रेट्स 51.9% है, ट्रांजिशन रेट 88% है। मतलब सेकेंडरी लेवल में मतलब स्टिल जो है इतना कम है, मतलब 71 ठीक है, अच्छा पहले से इम्प्रूव है बट फिर भी तो कम ही है यार, ठीक है। लोग जो हैं बहुत कम लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं, 88% ट्रांजिशन रेट है। स्टिल डिसकंटिन्यू करते हैं एजुकेशन आफ्टर कंप्लीटिंग स्कूल, लोग जो है सेकेंडरी एजुकेशन नहीं जाते यार। तो ना सेकेंडरी स्कूल का मतलब है यहाँ पे 10 से 18 तक, ओके। बाकी जो रूरल सब्जेक्ट टीचर जो है वो शॉर्टेज है यार, है ना। मतलब डिस्पाइट इम्प्रूवमेंट जो ट्रेंड सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनकी कमी है, पर्टिकुलर इन रूरल एरियाज एंड रिमोट एरियाज। रूरल सब्जेक्ट टीचर शॉर्टेजेस, प्लेग्राउंड एंड लेबोरेटरीज की यहाँ पे कमी है यार, लैक ऑफ प्लेग्राउंड्स एंड लेबोरेटरीज। बाकी तो चैलेंजेस है, तो गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए उसकी बात करें, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फ्रेमवर्क 2020 में आया यार, है ना। इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फ्रेमवर्क ने एक तरह से 5+, ये देखो 5+3+3+4 का एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। 1 to 3, फिर 1 to 8, फिर यहाँ पे 3, फिर 4। तो ये हमारे पास एक तरह से गवर्नमेंट का इनिशिएटिव रहा है तो यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड कर सकें, एक तरह से फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को इम्प्रूव करें, मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग को बढ़ाएं यार, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाया गया। जो समग्र शिक्षा दैट इज इंटीग्रेटेड स्कीम जो है, समग्र शिक्षा इंटीग्रेटेड स्कीम ना, एक तरह से ये इंटीग्रेटेड स्कूल की बात करते हैं जहाँ पे इक्विटी, क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, टीचर ट्रेनिंग करेंगे, डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करेंगे फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12। ये समग्र शिक्षा अभियान है, 2018 में आया था, इंटीग्रेटेड स्कीम है ये। उसके बाद जो निपुण भारत है, ये फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे फोकस करता है यार, है ना। मतलब डिजिटल लर्निंग को यहाँ पे निपुण जो है 2021 में लॉन्च किया गया था। ये इंश्योर करने की बात करते हैं जो फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है ना, ग्रेड 3 तक जो है लोग लिख पाएँ, अपना नाम तो लिख पाएँ, उसको न्यूमरेसी आए, गिनती आए ना। चिल्ड्रंस तो ग्रेड 3 तक तो ये कम से कम न्यूमरेसी एंड लिटरेसी सीख जाएँ, इसको यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए लाया गया था निपुण भारत। उसके बाद PM ई विधवा, जो कि डिजिटल लर्निंग को प्रमोट करता है। ई विद्या जो है डिजिटल लर्निंग को प्रमोट करता है, लाइक दीक्षा, स्वयं प्रभा, TV चैनल्स, रेडियो, ऑनलाइन रिसोर्सेज जो हैं ये सब। नेक्स्ट PM पोषण जो गवर्नमेंट ने स्कीम लाया यार, PM पोषण, जिसको पहले मिड डे मील स्कीम के नाम से जाना था, ये न्यूट्रिशनल मील प्रोवाइड करता है इनरोलमेंट को एक तरह से इम्प्रूव करने के लिए, अटेंडेंस, रिटेंशन एंड न्यूट्रिशनल आउटकम को इम्प्रूव करने के लिए PM पोषण 2000 ये देखो 1995 में मिड डे मील स्कीम आया था, इसको नाम बदल के 2021 में PM पोषण कर दिया गया। तो PM पोषण एंड जो
नेशनल NMMSS स्कॉलरशिप्स हैं, ये सब गवर्नमेंट की द्वारा लाए गए है ना। ये जो नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है यार, जिससे ड्रॉप आउट्स कम हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के अमोंग उसको फोकस करता है। बाकी इसके बाद हम बात करें PM श्री स्कूल्स की एंड विद्यांजलि की, तो PM श्री जो है ये गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लाया, विद्यांजलि ये सब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाए। PM श्री जो है 2022 में लाया गया, ये सेलेक्टेड स्कूल्स को डेवलप करने की बात करता है एज अ मॉडल इंस्टीट्यूशंस यार, जो कि एक तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, है ना। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेटिव पेडागोगी इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे। विद्यांजलि जो है यहाँ पे ये प्रोग्राम जो है इनक्रेज करता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को, वॉलंटियर कंट्रीब्यूशन को, जिससे एक तरह से स्ट्रेंथन हो जो स्कूल एजुकेशन। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की बात की। बाकी जो लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है रिगार्डिंग दिस एजुकेशन, अगर हम बात करें लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें तो आर्टिकल 21A जो है, आर्टिकल 21A जो है वो राइट टू एजुकेशन की बात करता है ना। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है 2009 में जो आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन बोलता हूँ, RTE जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है ना, यहाँ पे जिसको बोलते हैं ना राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री इन कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था। ये जो आर्टिकल 21 जो गारंटी करता है कि राइट टू फ्री इन कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए, है ना, चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, उसको देखते हुए लाया गया था, 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रन को यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो आर्टिकल 15 है उसके अंदर स्पेशल प्रोविजंस हैं यार, आर्टिकल 15 के अंदर स्पेशल प्रोविजंस हैं, मतलब आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, है ना, एनेबल करता है स्टेट को मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन चिल्ड्रन एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SCs एंड STs इन एजुकेशन प्रोविजन यार, ठीक है। प्लस आर्टिकल 15 जो है वो एजुकेशन के साथ रिलेटेड है, आर्टिकल 16 जो है वो एम्प्लॉयमेंट के साथ, ठीक है। उसके बाद जो आर्टिकल 29 एंड 30 है वो माइनॉरिटी राइट्स की बात करता है, आर्टिकल 29 एंड 30 जो है माइनॉरिटी राइट्स की बात करता है। इसके अंदर आर्टिकल 29 एंड 30 में जो एजुकेशनल प्रमोट करने की बात करता है, एजुकेशनल कल्चरल राइट्स किसको, माइनॉरिटीज़ को, जिसमें वो अपना एस्टेब्लाइज कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसके बाद जो है यहाँ पे आर्टिकल 45 के अंदर अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात की जाती है यार। आर्टिकल 45 की बात करें, अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात की जाती है ना। जो DPSP है आर्टिकल 25 वो बोलता है, स्टेट को डायरेक्ट करता है कि वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करे, है ना, फॉर चिल्ड्रन बिलो द 6 ईयर ऑफ एज, 6 साल से छोटे वाले जो बच्चे हैं उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड उनको एजुकेशन प्रोवाइड करे। आर्टिकल 45 स्टेट को ये बोलता है। उसके बाद आर्टिकल 46 की बात करें तो ये जो है SC एंड ST का जो इंटरेस्ट है उसको फुलफिल करता है। मतलब आर्टिकल 46 जो है स्टेट को बोलता है कि वो एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रमोट करें, किसका, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का एंड अदर वीकर सेक्शंस का। बाकी जो आर्टिकल 51A जो है, 51A जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये पेरेंट्स की फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है। आर्टिकल 51A क्लॉज के जो है ये पेरेंटल ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाए, ठीक है, पेरेंटल ड्यूटी है कि अपने बच्चे को पढ़ाए यार, 6 से 14 साल तक तो कम से कम पढ़ाए यार, ठीक है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ उनको दे। सो ये हमने बात की अबाउट जो UDISC का जो रिपोर्ट है ना,
UDISC का फुल फॉर्म बता दो यार, इतना टाइम तो बताया नहीं, बोला बताया शुरुआत में। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, है ना। डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम है एजुकेशन का, है ना। एजुकेशन मैनेजमेंट एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म है जो कि यहाँ पे डाटा देता है, चीज़ों को बताता है क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या गवर्नमेंट ने इंप्रूव करने के लिए इनिशिएटिव्स लिए, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीज़ें दी गई हैं उस सबके बारे में बात की यार। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट था इंडोनेशिया जो गए थे वो, है ना। तो इंडिया इंडोनेशिया बायलैटरल समिट यहाँ पे न्यूज़ में था, इसके बारे में बात करें। इंडिया इंडोनेशिया बायलैटरल समिट 2026 की बात करें जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर गए थे यहाँ पे इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया गए थे, 3 जगह हमने बात की यार। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करें अबाउट की हाईलाइट्स एंड अवार्ड्स की। हाईलाइट्स एंड अवार्ड्स की बात करें तो जो बितांग अधिपूर्णा, दैट इज़ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है इंडोनेशिया का, वो किसको मिला? प्राइम मिनिस्टर मोदी को। इट इज कन्फर्ड टू PM मोदी। एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन की बात करें टू बायलैटरल रिलेशन एंड रीजनल पीस यहाँ पे देखने को मिला है। हम बायलैटरल रिलेशन को अच्छा करेंगे एंड रीजनल पीस में अच्छा सहायता करेंगे दूसरे का, ये बोला गया। बायलैटरल एंड रीजनल पीस। बाकी डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट्स एंड एक्सपोर्ट्स की बात करें अगर इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में, एग्रीमेंट्स एंड एक्सपोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा इंडोनेशिया में। एक्सपोर्ट ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स जो अस्त्र MK1 BBRAAM, ये जो है मिसाइल्स जो हैं ये एक्सपोर्ट्स किए जाएंगे। ओके ना, जो अस्त्र MK1 मिसाइल्स हैं इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाएगा। एक्सपोर्ट ऑफ K1 मिसाइल्स ना, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें टेक्निकल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में क्या बातचीत हुई यार। टेक्निकल कोऑपरेशन की बात करें तो डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे इसके बीच में बातचीत की गई। डिफेंस टेक्नोलॉजी
ट्रांसफ़र एंड मैन्युफैक्चरिंग। बाकी जो मिलिट्री एक्सचेंज है, मिलिट्री एक्सचेंजेस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कोऑपरेशन किया जाएगा, ये बोला गया। एंड जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग होगा वो कहाँ होगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड DSSC। व्हाट इज़ DSSC यार? DSSC क्या है? डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज जो है वहाँ पे ट्रेनिंग होगी, है ना। जो एडिशनल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ होगा इंडोनेशियन ऑफिसर्स का, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी जो हमने बोला ना, जो ब्रह्मोस मिसाइल एंड MK1 जो मिसाइल्स हैं, इसके बारे में थोड़ी बात करें। सो मिसाइल प्रोफाइल जिनके बीच में यहाँ पे डिफेंस कोऑपरेशन हुआ है, इसके बारे में बात करें तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये मैक 2.8 पे चलता है, इसीलिए ये हाइपरसोनिक है यार, ठीक है। यानी प्रिसीजन स्ट्राइक करता है। DRDO और रशिया ने मिलकर इसको बनाया है। इसके बाद हम अस्त्र MK1 मिसाइल्स की बात करें तो ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है यार, है ना। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है ये, इंडिजिनसली डेवलप्ड है। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल एंड फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, बस फायर कर दो उसको, वो ट्रैक करेगा और उसको जाके लग जाएगा। इसका रेंज अराउंड 80 to 110 किलोमीटर का रेंज है, ठीक है। हम लोग जो ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ पे देंगे, ठीक है यार, इसका यहाँ पे रेंज जो होगा 290 किलोमीटर्स का होगा, है ना। ये जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस मतलब क्या है, ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है भाई, ऐसे नहीं जाएगा ये बम जैसे, ये पीछा करेगा ऐसे। क्रूज मिसाइल है ये ब्रह्मोस, ठीक है। एंड ये लॉन्च कर सकते हैं लैंड से भी, सी से भी, और एयर प्लेटफॉर्म से, सबमरीन से लॉन्च कर सकते हैं यार, ओके। एंड रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम होता है इसके अंदर। बाकी जो MK1 मिसाइल है वो DRDO ने डेवलप किया है ना। ये गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल है, 80 से 100 किलोमीटर का रेंज होता है। बाकी ब्रह्मोस का 290 किलोमीटर्स का यहाँ पे रेंज होगा, ये वाले ब्रह्मोस का। हमारे जो ब्रह्मोस 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर का रेंज है, बट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो 390 किलोमीटर का होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया इंडोनेशिया के बीच में, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जिसमें हम बात करते हैं अबाउट मैरीटाइम सिक्योरिटी की। तो जो लाइसेंस ऑफिसर्स होते हैं IFC इंडियन ओशन रीजन के, उनके बीच में यहाँ पे बातचीत की गई, है ना। लाइसेंस ऑफिसर एट इंडियाज IFC IOR एंड इट ऑल्सो स्ट्रेंथन जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है उसको ये स्ट्रेंथन करेगा यार। जो दोनों बीच में जो पार्टनरशिप हुई वो विल स्ट्रेंथन मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। एंड जो मलाका स्टेट एंड इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी पे फोकस की गई, दोनों चीज़ें बातचीत की गई उसके अंदर, फोकस ऑन मलाका स्ट्रेट एंड इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी। बाकी जो क्रिटिकल मिनरल एंड इकोनॉमी की बात करें, क्रिटिकल मिनरल्स एंड
इकोनॉमी की बात करें तो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ निकल, बॉक्साइट एंड टिन के बीच में यहाँ पे पार्टनरशिप किया गया। एक्सप्लोरेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ निकल, बॉक्साइट एंड टिन। जो सप्लाई चेन फॉर एनर्जी ट्रांजिशन, इसके अंदर दोनों सिक्योर करने की बात की गई एक दूसरे के, ठीक है। सिक्योरिंग सप्लाई चेन फॉर एनर्जी ट्रांजिशन। एंड जो IIM बेंगलोर का कैंपस होगा वो बनाया जाएगा यहाँ पे इंडोनेशिया में, ये बात की गई यार। IIM बेंगलोर कैंपस इन इंडोनेशिया बनाया जाएगा, इसके बारे में बात की गई। बाकी जो टेलीकम्युनिकेशन मेडिकल प्रोडक्ट सप्लाई है ये किया जाएगा इंडोनेशिया को यार। टेलीकम्युनिकेशन एंड मेडिकल प्रोडक्ट सप्लाई। बाकी जो कल्चरल टाइज हैं दोनों के बीच में, इंडिया इंडोनेशिया के बीच में, वही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बिकॉज जो प्रम्बनम ना, जो प्रम्बनन टेम्पल कॉम्प्लेक्स, उसको कंजर्वेशन के लिए दोनों की जगह में बातचीत की गई। और जो सिविलाइजेशनल हेरिटेज है दोनों का वो शेयर्ड है, तो उसको प्रमोट करेंगे ऐसा बोला गया यार। चोलास के टाइम से ये बहुत दोनों के बीच में लिंकेज है। सो कल्चरल टाइज के अंदर कंजर्वेशन ऑफ प्रम्बनन टेम्पल कॉम्प्लेक्स and promotion of shared civilizational हेरिटेज, ये हमको देखने को मिला। बाकी जो सिग्निफिकेंस है यार फॉर इंडिया, अगर हम बात करें, जो इंडिया बायलैटरल जो पार्टनरशिप है, समिट है, बायलैटरल समिट, इंडिया इंडोनेशिया बायलैटरल समिट, इसका सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या है? सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, तो जो आत्मनिर्भर भारत है, दैट इज ग्लोबल कोऑपरेशन है ना, ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्टर स्टेटस हम बढ़ाना चाहते हैं यार। आत्मनिर्भर भारत क्या बोलता है कि हम बनाएंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे। ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्टर स्टेटस के तौर पे उभर के आएंगे। एक्ट इस पॉलिसी का एक आगे पहल होगी यार, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव को एनहांस करेगा। एक्ट ईस्ट पॉलिसी एनहांसिंग इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव। जो महासागर है ना, हमने महासागर की बात की, जो म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट इन स्ट्रेटेजिक एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये रीजनल मैरिटाइम सिक्योरिटी के विजन को रखता है यार। ये रीजनल मैरिटाइम सिक्योरिटी विजन को रखता है। इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो जो ब्रह्मोस एंड अस्त्र कैपेबिलिटीज़ है उसको ये बता रहा है यहाँ पे, जो दोनों के बीच में जो डिफेंस किए गए इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपोर्ट किया जाएगा। सो इट इज शोकेसिंग ब्रह्मोस एंड अस्त्र कैपेबिलिटीज़। सप्लाई चेन सिक्योरिटी की बात करें, सप्लाई चेन
सिक्योरिटी की बात करें, एक्सेस टू क्रिटिकल मिनरल, इंडोनेशिया से हमको क्रिटिकल मिनरल रिजर्व्स हमको मिलेगा यार जब पार्टनरशिप करेंगे तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट इंडिया इंडोनेशिया जो बायलैटरल समिट है उसके बारे में बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट है चाइल्ड मैरिज के ऊपर। इन्होंने बोला, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज जो प्रिस्क्राइब्ड है अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 इट अप्लाइज टू ऑल द सिटीजन ऑफ रिलीजन यार, ऑल सिटीजन है ना, जितना इरेस्पेक्टिव रिलीजन, हर इंसान पे ये रिलीजन पे लागू होता है। एंड दैट मुस्लिम पर्सनल लॉ जो शरीयत लॉ है इट रिकोगनाइजिंग पॉवर्टी एज द एज ऑफ मैरिज कैन नॉट ओवर राइड द प्रोविजन ऑफ सेंट्रल लॉस, ऐसा बोलता है कि मतलब जो शरीयत लॉ के हिसाब से अगर पॉवर्टी आ जाता है तो वो उसको मैरिज कर सकते हैं, ये नहीं है भाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है वो हर जगह अप्लाई होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, जहाँ पे जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज है ना, वो अलग अलग रखा गया है ना। मिनिमम एज ऑफ मैरिज की बात करें तो मेल्स के लिए 21 एंड फीमेल्स के लिए 18 है। ऐसा नहीं है जो शरीयत के अंदर की अगर आप प्यूबर्टी 13 ईयर में अरेंज करो तो आप 14 में शादी कर सकते हो, ये नहीं मानता है, ये गलत है, ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला। सो इलाहाबाद हाई कोर्ट और जजमेंट ऑन चाइल्ड मैरिज। इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट ऑन चाइल्ड मैरिज। की फाइन की हाईलाइट्स ऑफ जजमेंट की बात करें कि हाईलाइट्स ऑफ जजमेंट की हाईलाइट्स ऑफ जजमेंट के अंदर बात करेंगे अबाउट जो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट हैड प्रीवेल्स ओवर पर्सनल लॉ, ये बोला गया। इट प्रीवेल्स ओवर पर्सनल लॉ एंड जो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड जो पॉक्सो है इट इज़ बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी, है ना। जो केरला हाई कोर्ट की जो रीजनिंग है इसके ऊपर रिलाई करना ज़रूरी है, रिलायंस ऑन केरला हाई कोर्ट रीजनिंग, है ना। जो कोर्ट है इलाहाबाद तो वो एग्री किया कि जो रीजनिंग था केरला हाई कोर्ट का इन मोरिटू मोसिलियार वर्सेस सब इंस्पेक्टर जो पुलिस स्टेशन जो है वडकेरिचिरी, है ना, वडकेचिरी जो पुलिस स्टेशन है, इस केस के अंदर पर्सनल लॉ कैन नॉट ओवरराइड स्टेटरी प्रोहिबिशंस ऑन चाइल्ड मैरिज एंड ये ऑपरेशंस ऑफ पॉस्को एक्ट को डायलूट नहीं कर सकता, ऐसा केरला हाई कोर्ट ने बोला था। तो इसको ये हैदराबाद हाई कोर्ट ने बोला कि हाँ ये इसके ऊपर हम सही बोलते हैं, उसको सही मानते हैं यार, ना। जो कोर्ट ऑब्जर्व ने बोला कि देखो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का जो आया था एंड जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 में आया था आर दी वेलफेयर लेजिस्लेटिव यार, पब्लिक हेल्थ चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है नेशनल पॉलिसी के तौर पे, ठीक है। है ना कि मैरिज ऑफ अ पर्सन बिलो 18 ईयर जो है इसको यहाँ पे हम पॉक्सो का यहाँ पे बोल देंगे यार, ये पॉक्सो के साथ इनकन्सिस्टेंट है, इसीलिए ये क्रिमिनलाइज कर देता है ना, सेक्सुअल एक्ट विद अ चाइल्ड, ठीक है। तो इसीलिए आप 18 साल से नीचे शादी नहीं कर सकते। सो वैलिडेशन ऑफ पुलिस इन चाइल्ड लाइन एक्शन को यहाँ पे वैलिडेट करने की ज़रूरत है, ऐसा बोला गया जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। वैलिडेशन ऑफ पुलिस और चाइल्ड लाइन एक्शन, बाकी जो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज 2006 में जो एक्ट आया था उसके ओवरव्यू की बात करें प्रिवेंशन ऑफ
चाइल्ड मैरिज, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006 के ओवरव्यू की बात करें तो मिनिमम लीगल एज की बात करें, शादी के लिए मिनिमम लीगल एज कितना है यार? मिनिमम लीगल एज फॉर मेल इट इज़ 21 एंड फॉर फीमेल इट इज़ 18 की प्रोविजंस की बात करें ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट की प्रोविजंस की बात करें तो जो वैलिडेबल एंड वॉइड मैरिज किसको बोलेंगे उसका डेफिनेशन दिया गया। ठीक है, वैलिडेबल है ना, चाइल्ड मैरिज, यहाँ पे जो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर वैलिडेबल एंड वॉइड मैरिज कौन कौन से हैं? तो वॉइडेबल चाइल्ड मैरिज किसको बोलेंगे? चाइल्ड मैरिज इज जनरली वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हु हैज अ चाइल्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो वॉइडेबल कौन सा है, वॉइड कौन सा है? सर्टेन चाइल्ड मैरिज आर वॉइड पर्टिकुलरली व्हेन चाइल्ड इज किडनैप्ड इन, है ना, ट्रैफिक, या फिर उसको एक तरह से मैरिज में फोर्स से छोड़ देंगे, बोले शादी कर लो फ्रॉड से, तो ये वॉइड चाइल्ड मैरिज है। वॉइडेबल चाइल्ड मैरिज अगर, है ना, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज जो हैं उनके पास ऑप्शन है कि ना करें। सो की प्रोविजंस के अंदर पनिशमेंट है ना, वॉइडेबल एंड वॉइड मैरिज डेफिनेशन के बाद जो पनिशमेंट दिया जाएगा यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो 2 years ऑफ जेल या फिर 1 लाख फाइन, या फिर दोनों। जो CMPO के जो रूल्स हैं दैट इज प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस की बात करें, CMPO जो है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर होगा, वो एक तरह से एक्ट जो है एक तरह से अपॉइंटमेंट ऑफ चाइल्ड प्रोहिबिशन ऑफिसर की बात करता है, जो कि चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करेगा, एविडेंसेस एंड असिस्ट करेगा प्रोसिक्यूशन में, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करेगा, है ना, कम्युनिटीज़ को एडवाइस करेगा, काउंसिल करेगा। ठीक है, तो हमने बात की प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट की। बाकी जो पॉक्सो 2012 में जो आया था, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल अब्यूज़ एक्ट ऑफ 2012 की ओवरव्यू की बात करें, पॉक्सो एक्ट 2012 के ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पे चाइल्ड जो है 12 से 18 साल छोटा चाइल्ड है तो आप उनका शादी नहीं कर सकते, ऐसा बोलता है। उनके साथ कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी करता है तो वो क्राइम होगा। डिफाइंड चाइल्ड अंडर 18 years एंड टाइम बाउंड ट्रायल होगा भाई इसका, ऐसा नहीं कि कभी भी ट्रायल रद्द कर दे। टाइम बाउंड, एक पर्टिकुलर टाइम, 1 साल के अंदर यहाँ पे इसको कंप्लीट करना है, इसके ट्रायल को, इसके जो केसेस हैं कंप्लीट विद इन 1 year एंड मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन है यहाँ पे, मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस देखने को मिलेगा। एंड चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर की बात करें, चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स होंगे, स्पेशल कोड होंगे जो कि चाइल्ड फ्रेंडली होंगे, उनके इन्वायरमेंट में ढलने की कोशिश किया जाएगा। एंड ये जेंडर न्यूट्रल होता है, ऐसा नहीं कि भाई मेल को, है ना, किडनैप करके शादी कर लिया 18 साल से तो पॉक्स के अंदर नहीं आएगा, वो भी आएगा। एंड जेंडर न्यूट्रल, जेंडर न्यूट्रलिटी को फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें रिगार्डिंग चाइल्ड मैरिज, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसमें
आर्टिकल 14 जो है इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात करता है, ये प्रिवेंट करता है चाइल्ड मैरिज को यार। आर्टिकल 14 आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी की बात करता है। आर्टिकल 21 जो है वो कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है यार। तो हमको कंपलसरी एजुकेशन देना है 6 से 14 ईयर्स तक, तो आप उसको मैरिज कैसे कर सकते हो। ऑल्सो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 जो है, सबके लिए सेम नियम होना चाहिए। सीरियत लॉ को छोड़ो भाई, जो सेंट्रल ने बना दिया वो सबके लागू होगा। बाकी जो स्टेट्यूटरी जो क्रिएटेड बाय लॉ की बात करें, ऐसे लॉ क्रिएटेड बाय लॉ, तो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट की बात करें 2006 में जो देखने को मिला था, है ना, ये यहाँ पे स्टेट्यूटरी लॉ है। पॉक्सो जो है वो बच्चा बोलता है, बच्चे को सेक्सुअल एक्टिविटी प्रिवेंट करना 18 साल से पहले, तो वो एक तरह से आप शादी करोगे तो वो एक तरह से क्राइम हो ही जाता है। जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है जो कि 2015 में आया था, ये किसकी बात करता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है ये केयर प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करता है यार, है ना। अगर बच्चे को ज़रूरत पड़ी इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉस। उसके बाद जो इंडियन मेजोरिटी एक्ट ऑफ 1875 है, इंडियन मेजोरिटी एक्ट ऑफ 1875 जो है, ये जो है वो बोलता है कि 18 ईयर इज एज ऑफ मेजोरिटी ऑफ मोस्ट इंडिविजुअल यार, जो कि लीगल कैपेसिटी बताता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में या फिर जो सिविल राइट्स हैं उसको एक्सरसाइज कर सकें। ओके, ये सब स्टेट्यूटरी लॉज की बात की। बाकी जो जजमेंट जो यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था, इसका सिग्निफिकेंस क्या है भाई। सिग्निफिकेंस ऑफ दी जजमेंट की बात करें, सिग्निफिकेंस ऑफ द जजमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ द जजमेंट, तो एक यूनिफॉर्म लॉ एप्लीकेशन लगा, ये जजमेंट जो है यूनिफॉर्म लॉ को एप्लीकेबल करता है सब जगह यार। चाइल्ड राइट्स को ये स्ट्रेंथन करता है, ये जो जजमेंट है, स्ट्रेंथनिंग चिल्ड्रंस राइट्स। जो लीगल क्लैरिटी ऑन ओवरराइडिंग लॉज है वो प्रोवाइड करता है, लीगल क्लैरिटी ऑन ओवरराइडिंग। अगर दो लॉज एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करेंगे तो लीगल क्लैरिटी की कौन जीतेगा, जो नियम सरकार ने बनाया है वो जीतेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है उसको ये एडवांस करता है, ऐसे नहीं आपके पर्सनल लॉज जो होंगे वो आपके नीचे होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ से, ये बोलता है यार जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट है। तो हमने बात की अबाउट दी इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट ऑन चाइल्ड मैरिज। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो वुमेन सेंट्रिक कैश ट्रांसफ़र स्कीम है उसकी। तो एक रिसर्च पेपर बाय अ मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, उसने रिकमेंड किया कि जो कंटिन्यूएशन एंड जो पीरियडिक रिवीजन है वो करना चाहिए यार, जो वुमेन सेंट्रिक अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र स्कीम्स जो हैं उनका। बिकॉज जो महाराष्ट्र मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना एंड उड़ीसा का जो सुभद्रा योजना है, ये सब चीज़ का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है कि हाउस होल्ड फाइंडिंग्स के बारे में जो है वो बात करेंगे। सो वुमेन सेंट्रिक कैश ट्रांसफ़र स्कीम्स के बारे में बात करें, वुमेन सेंट्रिक कैश ट्रांसफ़र स्कीम। सो
जो मेजर स्कीम जिनको एनालाइज करना पड़ेगा यहाँ पे मेन जो है उड़ीसा और महाराष्ट्र का स्कीम को यहाँ पे एनालाइज किया गया यार। मेजर स्कीम एनालाइज्ड, सो मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर। इसके अंदर ये बोला गया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ अराउंड यहाँ पे 1500 मंथली दिया जाता है। ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट के लिए दिया जाता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ ₹1500 monthly, and it aims for financial security and empowerment। बाकी जो सुभद्रा योजना है उड़ीसा का, इसके अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ 10,000 एनुअली दिया जाता है यार। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ ₹10,000 एनुअली। ये हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग एंड इंक्लूजन पे फोकस करने के लिए ट्रांसफ़र दिया जा रहा है। ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र बेनिफिट दिए जा रहे हैं। फोकस ऑन हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग एंड इंक्लूजन। ठीक है, तो की फाइंडिंग ऑफ द स्टडी की बात करें, जो स्टडी हुआ था इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो प्राइम मिनिस्टर का है, उसकी स्टडी जो इन्होंने ये वुमेन सेंट्रिक कैश ट्रांसफ़र जो स्कीम से इनका स्टडी करके जो फाइंडिंग्स दिए यहाँ पे उसकी बात करें, कि फाइंडिंग्स ऑफ EACPM स्टडी, तो इंक्रीज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर एंड हेल्थ केयर ना, जो हाउस होल्ड का जो एक्सपेंडिचर है हेल्थ केयर एंड एजुकेशन वो बढ़ा है यार। सेविंग एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ी है इन स्कीम से। पॉजिटिव हाउस होल्ड स्पिल ओवर इफेक्ट ऑन रिलेटिव्स देखने को मिला है। डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन यूपीआई यूजेज बढ़ा है। इंक्रीज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर एंड और इंक्रीज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। जो सेविंग्स हैं वो इम्प्रूव्ड हुए हैं यहाँ पे। इम्प्रूव्ड सेविंग्स एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी इम्प्रूव हुआ है। बाकी जो पॉजिटिव हाउस होल्ड स्पिल ओवर इफेक्ट हमको देखने को मिला ऑन रिलेटिव्स, पॉजिटिव हाउस होल्ड स्पिल ओवर इफेक्ट ऑन रिलेटिव्स। जो डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको ये बूस्ट, इसने जो कैश ट्रांसफ़र वुमेन सेंट्रिक कैश ट्रांसफ़र स्कीम से इसने बूस्ट किया है। बूस्ट डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड पैसा आया तो यूपीआई का यूजेज भी बढ़ गया यार।
ठीक है। तो क्या बोला गया जो रिसर्च पेपर है कि भाई इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, रिकमेंडेड दी कंटिन्यूएशन एंड पीरियडिक रिवीजन भी होना चाहिए। जो अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र है उसको यहाँ पे बढ़ाना भी है धीरे धीरे ज़रूरत पड़े तो, है ना। इसको रिकमेंड किया यहाँ पे कि इसको रखे रहना, है ना। डिजिटल लिटरेसी को लाने, है ना, एक तरह से कैश प्लस मॉडल्स जो हैं जो कंटिन्यू करना है। कैश प्लस मॉडल्स यहाँ पे देने की बात की गई, मतलब पीरियडिक रिविजन्स होने चाहिए। जो ट्रांसफ़र अमाउंट्स हो रहे हैं जो कि एक तरह से इन्फ्लेशन को देखते हुए, है ना, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पैटर्न का चेंज होते हुए यहाँ पे इसको बढ़ाना भी ज़रूरी है। तो ये बोलते हुए यहाँ पे ये स्टडी ने बताया, जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल पीएम के जो है उसकी स्टडी ने। बाकी सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, जो वुमेन सेंट्रिक कैश ट्रांसफ़र हो रहा है, इस स्कीम के सिग्निफिकेंस एंड बेनिफिट की बात करें, सिग्निफिकेंस एंड बेनिफिट्स की बात करें तो जो वुमेन के जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है उसको ये बढ़ाता है यार। किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता, मांगना नहीं पड़ता। एनहेंस वुमेन्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ये जो ह्यूमन कैपिटल है उसको इम्प्रूव करता है। लाइक इनके जो न्यूट्रिशन है, एजुकेशन है, उसको इम्प्रूव करेगा यार। इम्प्रूव ह्यूमन कैपिटल बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन। इट एक्ट एज अ सोशल सेफ्टी नेट फॉर पॉवर्टी रिडक्शन यार। थोड़ा सा तो पैसा आता है तो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो तो कम से कम फुलफिल हो जाती है। एक्ट एज अ सोशल सेफ्टी नेट फॉर पॉवर्टी रिडक्शन। इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, क्योंकि लोकल डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो इकोनॉमिक वजह से मल्टीप्लाई करता है। ये जो कैश ट्रांसफ़र है इसके अंदर इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलता है वाया लोकल डिमांड। बाकी जो चैलेंजेस एंड रिस्क हैं यहाँ पे, कैश ट्रांसफ़र से क्या क्या चैलेंजेस एंड रिस्क हमको फेस करने पड़ रहे हैं। फिजिकल सस्टेनेबिलिटी का इशू रहता है कि कब तक हम पैसे दे पाएंगे यार, पैसा भी तो होना चाहिए सरकार के पास। तो फिजिकल सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो जो स्टेट का जो डेट है, डेट बर्डन वो बढ़ जाता है। इंक्रीज स्टेट डेट बर्डन, जो क्राउडिंग आउट ऑफ प्रोडक्टिविटी एक्सपेंडिचर यार, है ना। प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है यहाँ पे किधर खर्चा कर रहे हैं, डायरेक्ट पैसे दे रहे हैं, तो यहाँ पे लोग जो है प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर नहीं करते यार। क्राउडिंग आउट प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, सही चीज़ पे पैसा नहीं लगा रहे हैं, लोग डायरेक्टली दे रहे हैं। तो इस तरह से टारगेटिंग एंड लीकेज एरर्स हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। गलत बेनिफिशियरी को यहाँ पे हम गलत बेनिफिशियरी को कोई यहाँ पे टारगेट कर दिया तो यहाँ पे लीकेज भी हो सकता है यार। बेनिफिट्स का कोई और गलत तरीके से कमा सकता है। डिपेंडेंसी कंसर्न ऑन ट्रांसफ़र यार, लोग जब ट्रांसफ़र किए जाएंगे तो लोग सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, है ना, अपना काम कहीं पे और कोशिश नहीं करेंगे। तो डिपेंडेंसी कंसर्न ऑन ट्रांसफ़र्स देखने को मिलता है। कोई ट्रांसफ़र पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होगा, ट्रांसफ़र नहीं रुक गया तो फिर उनकी ज़िंदगी एक तरह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। बाकी जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, तो उससे जो रियल वैल्यू है 1500 जो मिल रहा है भाई, कहीं आज से 10 साल पहले 1500 जो खर्चा कर सकते थे वो आज 1500 बहुत कम चीज़ है। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से जो रियल वैल्यू है वो रिड्यूस हो जा रहा है। बाकी जो गवर्नमेंट सपोर्टिंग इनिशिएटिव्स की बात करें, है ना, सपोर्टिंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो जो DNRLM दीनदयाल उपाध्याय ना, मतलब दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो कि 2015 में आया था, ये एक तरह से किसकी बात करता है, प्रमोट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यार, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देता है। तो कैश बेनिफिट ट्रांसफ़र कम हो जाएगा। फिर
ना मिशन शक्ति की बात करें तो मिशन शक्ति जो है वो किसकी बात करते हैं, 2022 में आया था। एक तरह से इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है यार फॉर वुमेन सेफ्टी प्रोटेक्शन, उनको एम्पावर करना है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में हेल्प करना है यार, है ना, थ्रू संबल एंड समर्थ कंपोनेंट। सो ये सेफ्टी एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की बात करता है। नेक्स्ट जो इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, इसमें हम बात करते हैं रिसेंटली लॉन्च जो लखपति दीदी इनिशिएटिव है, ये इनकम जनरेशन के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया। कैसे इनकम जनरेट करता है, लखपति दीदी इनिशिएटिव जो है 2023 में, रिसेंटली तो नहीं 2023 में आया था। इट एनेबल्स वुमेन की वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ एक एसोसिएट करें, एनुअल इनकम अप टू 1 लाख यहाँ पे उससे भी खर्चा कर सकते हैं थ्रू स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड सीख सकते हैं यार। ठीक है, तो ये हमने गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात की। ठीक है, बाकी आगे जो है करना क्या है, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, एंड जो ये स्टडी हुआ इसने क्या क्या रिकमेंड किया, आगे करने की ज़रूरत क्या है। वे फॉरवर्ड एंड रिकमेंडेशन की बात करें तो क्या करने की ज़रूरत है यार, हमको अडॉप्ट करना होगा कैश प्लस मॉडल है, मतलब जो कि स्किल बिल्डिंग एंड लिटरेसी पे भी ध्यान देंगे, है ना, सिर्फ पैसा नहीं देंगे यार, उसके साथ यहाँ पे लिटरेसी को, है ना, स्किल बिल्डिंग पे भी ध्यान देना होगा। स्किल बिल्डिंग्स एंड लिटरेसी पे ध्यान देने की ज़रूरत है। पीरियडिक रिवीजन करना होगा यार फॉर इन्फ्लेशन एंड नीड्स, पीरियोडिक रिवीजन फॉर इन्फ्लेशन एंड नीड्स की बात करें। ऑल्सो जो टारगेटिंग है उसको इम्प्रूव करना होगा, इम्प्रूव टारगेटिंग कैसे भाई, वाया आधार एंड सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से हमको टारगेटिंग को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ना। बैलेंस करना होगा जो वेलफेयर है उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है विथ फिस्कल प्रूडेंस, सोच समझ खर्चा करना पड़ेगा यार। ठीक है, ऑल्सो हमको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है जो मॉनिटरिंग है एंड इवैल्यूएशन ऑफ द स्कीम। ओके, सो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट वुमेन सेंट्रिक कैश ट्रांसफ़र स्कीम्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो छोटे टॉपिक्स यहाँ प्रीलिम्स रिलेटेड न्यूज़ में थे उसकी बात करें। सबसे पहले बात करें अबाउट जो डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी है उसकी, तो जो नेशनल हिस्ट्री मतलब जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम है मिज़ोरम यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पे इजवाल में, उसने ऑफिशियली यहाँ पे नोटिफाई किया गया इसको, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा एज अ 21st डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी। तो ये डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी क्या होता है ये हमको समझना होगा। डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी की बात करें, जो कि यहाँ पे जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम है मिज़ोरम के अंदर, उसको यहाँ पे डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी 21 नंबर का बताया गया। तो डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी होता क्या है ये अगर हम समझें, तो पहले तो ये नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम मिज़ोरम का है क्या, इसके बारे में बात करें। अबाउट नेचुरल हिस्ट्री
म्यूजियम ऑफ मिज़ोरम। तो ये इंडिया का 21st डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी यहाँ पे घोषित किया गया। सीडीएन न्यूज़ में था इंडिया का 21st डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी घोषित किया। लोकेशन कहाँ पे है? इंडो बर्मा डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पे लोकेटेड है यार ये। इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पे लोकेटेड है। एंड दिस नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम इज एस्टेब्लिश्ड इन 2022 अंडर द मिजोरम यूनिवर्सिटी। established in 2022 under मिजोरम यूनिवर्सिटी। बाकी जो डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी ये होता क्या है? अबाउट डेजिग्नेटेड रिपोजिटरीज की बात करें तो जो सेक्शन 39 ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2022 का है उसके अंदर ये डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी घोषित किया जाता है। सेक्शन 39 ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। प्रिजर्वेशन की बात करें सो यहाँ पे वाउचर एंड टाइप स्पीसीमेंस हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वाउचर एंड टाइप स्पीसीमेंस हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फंक्शन की बात करें तो साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसर्च होता है यार यहाँ पे डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी के अंदर। साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसर्च देखने को मिलता है। बाकी जो अथॉरिटी है, कौन रिकमेंड करता है कि डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी है? जो एनबीए है उसके रिकमेंडेशन पे इसको दिया जाता है। जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है उसके रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे नोटिफाई करती है इसको। अथॉरिटी की बात करें तो ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ एनबीए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। बाकी जो अगर किसी को डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी यहाँ पे बना दिया गया, सिग्निफाई क्या करता है ये? तो सिग्निफिकेंस की बात करें तो जो है XC2 कंजर्वेशन को डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी जो है वो स्ट्रेंथन करता है अवे फ्रॉम द मदर साइड। सो XC2 कंजर्वेशन को स्ट्रेंथन करता है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कंजर्व होता है यार। 2024 से 30 के अंदर। बाकी जो नॉर्थ ईस्ट के जो एंडेमिक स्पीसीज़ हैं उसको कंजर्व करने के लिए ये बहुत ज़रूरी भी है और बहुत इम्पोर्टेंस है। सो कंजर्विंग इट विल कंजर्व इन नॉर्थ इंडिया एंडेमिक स्पीसीज़। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट दी अर्थ वेजिटेटिव बायोस्फीयर लाइफ की। बिकॉज एक न्यू क्लाइमेट स्टडी यहाँ पे हुआ जिसने एस्टिमेट किया कि जो अर्थ का जो वेजिटेटिव बायोस्फीयर है इट में सर्वाइव फॉर अराउंड 1.87 बिलियन मोर ईयर्स। ठीक है, अगर यहाँ पे सोलर हीट इन हो जाएगा उसके बाद फोटोसिंथेटिक लाइफ ख़त्म हो जाएगा। सोलर हीट बढ़ जाएगा, फोटोसिंथेटिक लाइफ ख़त्म हो जाएगा, तब तक अभी 1.87 बिलियन साल और ये जी सकता है, यहाँ पे अर्थ चल सकता है। तो ये अर्थ वेजिटेटिव बायोस्फीयर लाइफ की बात करें अर्थ वेजिटेटिव बायोस्फीयर लाइफ जो क्लाइमेट स्टडी फाइंडिंग्स हैं इसके अंदर
क्लाइमेट स्टडी की फाइंडिंग्स की बात करें तो जो बायोस्फीयर सर्वाइवल है और कितने साल तक बायोस्फीयर हमारा सर्वाइव कर सकता है यार, ये अराउंड 1.87 बिलियन ईयर्स और सर्वाइव कर सकता है। जो लैंड प्लांट की लिमिट्स हैं ये 1.868 बिलियन ईयर्स तक प्लांट रह सकते हैं। बाकी जो लॉन्ग टर्म है, ओशन लॉस्ट बाय 2.1 बिलियन ईयर्स, ओशन चले जाएंगे लॉन्ग टर्म में। कब? ओशियन लॉस बाय 2.1 बिलियन ईयर्स। मेथड कैसे कैलकुलेट किया जाता है? बाय एडवांस क्लाइमेट मॉडलिंग। मेथड जिसे कैलकुलेट किया जाता है बाय एडवांस क्लाइमेट मॉडलिंग। जो नेचर ऑफ बायोस्फीयर्स है, यहाँ पे नेचर ऑफ बायोस्फीयर की बात करें तो ओरिजिन की बात करें 3.5 बिलियन ईयर ओल्ड है। बाकी और जी सकता है ये। साइनोबैक्टीरिया जब से ओरिजिन किया तब से बायोस्फीयर यहाँ पे आया। इस 3.5 बिलियन ईयर्स आफ्टर द ओरिजिन ऑफ साइनोबैक्टीरिया। हिस्ट्री की बात करें तो ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रहा था, जब वो रिड्यूसिंग से एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग हो गया। रोल की बात करें, बायोस्फीयर का क्या रोल है यार? प्राइमरी प्रोड्यूसर है भाई यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया जो प्लांट है वाया फोटोसिंथेसिस। प्राइमरी प्रोड्यूसर है यहाँ पे वाया फोटोसिंथेसिस। फंक्शन की बात करें तो जो बायोस्फीयर है वो क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, कार्बन सिंक के तौर पे काम करता है, एक्सेस कार्बन को कैप्चर करता है यार। क्लाइमेट रेगुलेटर एंड कार्बन सिंक का काम करता है बायोस्फीयर। एंड इट बायोस्फीयर ऑल्सो सपोर्ट जो सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटर साइकिल है उसको ये सपोर्ट करता है। तो ये हमने बात की अबाउट अर्थ वेजिटेटिव बायोस्फीयर लाइफ की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट मिशन दृष्टि की। तो जो मिशन दृष्टि है वो इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट ऑप्टोसार सैटेलाइट है ना, जो कि था यहाँ पे। उसने कम्युनिकेशन जो है वो लॉस्ट कर दिया फॉलोइंग जियो मैग्नेटिक सोलर स्टॉर्म्स, है ना। इसका जब लॉन्च हो रहा था इन अर्ली ऑर्बिट फेज में ही, तो इसके बारे में ये न्यूज़ में था, तो इसके बारे में हम बात करें यार। मिशन दृष्टि की बात करें तो एक सैटेलाइट है यार। सैटेलाइट के ओवरव्यू की बात करें पहले तो ये इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट ऑप्टोसार सैटेलाइट है। इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ऑप्टोसार सैटेलाइट है। डेवलप किसने किया था इसको? प्राइवेट एजेंसी है, प्राइवेट है ना, मतलब प्राइवेट स्पेस कंपनी है, दैट इज गैलेक्स आई स्पेस। ऑप्टोसार मतलब क्या है भाई? यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, कमर्शियल ऑप्टोसार ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये ना। लॉन्च किसके थ्रू किया गया? इट इज़ लॉन्च थ्रू स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 है उसके थ्रू इसको लॉन्च किया गया था। स्पेस एक्स फाल्कन 9 के थ्रू में 2024 में
ना, इसको लॉन्च किया गया था 2026 के मई में लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे किस लिए लॉन्च किया गया था यार? इट इज़ लॉन्च टू प्रोवाइड हाई रेजोल्यूशन रियल टाइम अर्थ ऑब्जर्वेशन फॉर डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, है ना, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए, और डे टू डे एंड नाइट एक तरह से ये इमेजिंग करता है, उसके लिए लॉन्च किया गया था। बाकी कोर टेक्नोलॉजी की बात करें तो मिशन दृष्टि के अंदर जो कोर टेक्नोलॉजी है, ऑप्टोसार का मतलब क्या है? ऑप्टोसार का मतलब है यहाँ पे जो MSI है, मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग सेंसर्स हैं, प्लस जो सिंथेटिक अपर्चर रेडार्स, दोनों कंबाइन किए गए हैं एक ही सिंगल सेटेलाइट में, है ना, इसीलिए ऑप्टोसार है ये। ऑप्टोसार का मतलब है MSI एंड SAR इंटीग्रेशन, है ना, जो मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग सेंसर्स एंड सिंथेटिक अपर्चर रेडार दोनों एक दूसरे से यहाँ पे मिला के बनाया गया। ऑल वेदर है, मतलब यहाँ पे इमेजिंग जो है वो क्लाउड्स एंड डार्कनेस दोनों में यहाँ पे ये पहुँचाता है, पहुँचाता था। मतलब ये कनेक्शन इसका लॉस्ट हो गया यार हमारा सोलर स्टॉर्म की वजह से, इसीलिए न्यूज़ में था। इमेजिंग थ्रू क्लाउड्स एंड डार्कनेस, सिन फ्यूजन है, मतलब रियल टाइम डाटा फ्यूजन करता है यहाँ पे। सिंक फ्यूजन की बात करें तो ये रियल टाइम डाटा फ्यूजन करता है। रिसेंट स्टेटस की बात करें जो इसकी वजह से ये न्यूज़ में था यार, मिशन दृष्टि, तो सोलर स्टॉर्म एनॉमली की वजह से कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया इससे यार हमारा। ना, कम्युनिकेशन लॉस्ट। आउटकम की बात करें तो जो कोर टेक्नोलॉजीज हैं वो वैलिडेट होंगे इससे, वैलिडेटेड कोर टेक्नोलॉजीज़ की यार ये ठीक है कि नहीं। फ्यूचर में 2 नेक्स्ट जेन सेटेलाइट हम प्लान किए हैं यार यहाँ पे, है ना, आगे वाली जो मिशन है उसमें 2 नेक्स्ट जनरेशन ऑप्टोसार सेटेलाइट विद इन नेक्स्ट 24 मंथ्स यहाँ पे लॉन्च करने के बाद जो गैलेक्साई है इसने प्लान किया है ना, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रहा है। जो सेटेलाइट डेवलपमेंट है अंदर आत्मनिर्भर भारत एंड इन स्पेस इनिशिएटिव, उसके अंदर इसने बढ़ाने की पूरी तैयारी की है अभी। फ्यूचर की बात करें तो 2 नेक्स्ट जेन सैटेलाइट इज़ प्लान टू लॉन्च इन द नेक्स्ट 24 मंथ्स। लास्टली यहाँ पे हम बात करें ब्रिक्स का जो गुवाहाटी डिक्लेरेशन है उसके बारे में। ब्रिक्स नेशन ने अडॉप्ट किया जो गुवाहाटी डिक्लेरेशन है उसको, टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन अगेंस्ट जो इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग एंड जो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहे हैं, उसको देखते हुए ब्रिक्स ने गुवाहाटी डिक्लेरेशन को यहाँ पे अडॉप्ट किया। तो गुवाहाटी डिक्लेरेशन के बारे में हम बात करें तो होता क्या है, गुवाहाटी डिक्लेरेशन है क्या? गुवाहाटी डिक्लेरेशन ब्रिक्स गुवाहाटी डिक्लेरेशन की बात करें सो जो कॉन्टेक्स्ट जिसमें ये न्यूज़ में था, कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो एंटी ड्रग ट्रैफिकिंग कोऑपरेशन के लिए यहाँ पे इसको अडॉप्ट किया गया। एंटी ड्रग ट्रैफिकिंग एंड जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसको कम करने के लिए गुवाहाटी डिक्लेरेशन जो है ब्रिक्स नेशन ने यहाँ पे अडॉप्ट किया यार। मीटिंग की बात करें तो ब्रिक्स एंटी ड्रग
एजेंसीज 2026 की जो मीटिंग हुई उसके अंदर ये अडॉप्ट किया गया। बाकी जो मेंबर्स हैं ब्रिक्स के अंदर अभी 11 मेंबर्स हैं, मतलब 11 कंट्रीज़। 5 तो हैं ही, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसके अलावा और कौन कौन से हैं यार ब्रिक्स नेशन यहाँ पे? है ना, इजिप्ट है, इथियोपिया है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, इंडोनेशिया है एंड यूएई है। यूएई, सऊदी अरेबिया एक साथ याद रखना, इजिप्ट, इथियोपिया एक साथ याद रखना, इंडोनेशिया एंड ईरान, ये 6। ठीक है, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, यूएई एंड सऊदी अरेबिया 6 और मेंबर्स हैं ब्रिक्स के। इन्होंने तो ये अडॉप्ट किया यार। सो यहाँ पे जो की पिलर्स हैं ब्रिक्स गुवाहाटी डिक्लेरेशन के बारे में बात करें कि पिलर्स की, तो ये इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किया जाएगा यार टू रिड्यूस ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किया जाएगा। टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा? एआई एंड डाटा ड्रिवन एनफोर्समेंट देखने को मिलेगा यार। थ्रेड्स की बात करें तो एनपीएस एंड जो वर्चुअल एसेट हैं वो बहुत बड़े थ्रेट्स हैं यार टूवर्ड दी गुवाहाटी डिक्लेरेशन। एनपीएस का मतलब जो न्यू साइकोएक्टिव ड्रग्स हैं ना, सिंथेटिक ड्रग्स जो हैं, वो एक तरह से इसके बहुत थ्रेट हैं। बाकी प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन के लिए रिहेबिलिटेशन एंड डिमांड रिडक्शन के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। जो ड्रग एडिक्ट हो गए हैं उनको रिहेबिलिटेट करेंगे एंड जो डिमांड है साइकोट्रोपिक ड्रग्स का उसको कम करेंगे। ट्रेनिंग की बात करें, ट्रेनिंग के अंदर यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग एंड वर्कशॉप बनाया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की, जो गुवाहाटी डिक्लेरेशन है, क्या सिग्निफिकेंस है यार? तो ये रीइंफोर्स करेगा जो कलेक्टिव ब्रिक्स एक्शन है उसको, रीइंफोर्सेस कलेक्टिव ब्रिक्स एक्शन। जो ग्लोबल सिक्योरिटी एंड पब्लिक हेल्थ को ये एनहांस करेगा यार। एनहांस ग्लोबल सिक्योरिटी एंड पब्लिक हेल्थ। ये हमने बात की अबाउट जो छोटे टॉपिक्स यहाँ पे प्रिंस रिलेटेड न्यूज़ में थे, है ना। हमने बात की अबाउट जो मेंस रिलेटेड टॉपिक यहाँ पे न्यूज़ में थे, उसके माइंड मैप्स की डेली करंट अफेयर्स कवर होता है यार हमारे पास कितने तारीख का? 8 जुलाई 2026 का डेली करंट अफेयर माइंड मैप्स।